बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है हमारे कोर्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आज के दिन में हम दो चीज़ों को फोकस करेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का, और एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 QC टूल्स। ज़्यादा हमारे लेक्चर के आज की जो वर्थ है वो 7 QC टूल्स हैं, लेकिन शुरू में हम ये कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल को और क्वालिटी एश्योरेंस को। आप लोग रजिस्टर साथ में रखेंगे क्योंकि कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको नोट्स में यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी, तो मैं वो आपको बोल के बता दूँगा। ये काम ज़्यादा होगा 7 QC टूल्स में। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में सारी बातें आपको यहाँ नोट्स से ही मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में मैंने कंपैरिजन वे अडॉप्ट किया है, और इसमें जो लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहा है वो क्वालिटी एश्योरेंस का कॉलम है, और जो उसके सामने है राइट पे वो क्वालिटी कंट्रोल का कॉलम है। तो यहाँ ये हमारे पास जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी इस कॉलम में वो क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में है, और ये क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है। पहले डेफिनेशंस पुट की हैं मैंने इसमें। क्वालिटी एश्योरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, ये QA उसको शॉर्ट वे में लिखा है, इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर ensuring quality in the process। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन द प्रोसेस। जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये किसी इंडस्ट्रियल या लेबॉर्ट्री प्रोसेस की क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम है। प्रोसेस की क्वालिटी को इंश्योर करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस है। मैंने इसको फोकस किया है कि प्रोसेस की क्वालिटी, आपका प्रोसेस जो है वो कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी कितनी बेटर है, इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना और इसको इंश्योर करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसी को क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। तो QA इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर ensuring quality in the process by which products are developed। हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस था वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से हमें डिफेक्टिव रिज़ल्ट मिला। समटाइम्स कहते हैं कि प्रोसेस बहुत अच्छा था लेकिन कुछ और मसाइल आ गए। तो प्रोसेस की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस में आ जाती हैं। तो मेन इज़ क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस, और यहाँ पर उलट हो जाएगा। उलट से मतलब ये है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्रोसेस नहीं होगा बल्कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होगा। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हम किसी प्रोसेस को फॉलो करके प्रिपेयर करते हैं, कोई मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मेडिसिन बनाते हैं, फर्टिलाइज़र बनाते हैं, कुछ और हम सब्सटेंस जो है वो डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। तो ये प्रोसेस के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए है। तो QC इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर ensuring क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स। वहाँ पे था फॉर ensuring क्वालिटी इन द प्रोसेस, यहाँ पे फॉर ensuring क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स। द एक्टिविटीज़ फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन द एक्चुअल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। इसमें जब क्वालिटी को हम इंश्योर कर रहे होंगे तो जो डिफेक्ट्स होंगे उनको भी आइडेंटिफाई करना क्वालिटी कंट्रोल का ही काम होगा। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन दीजिए, प्लीज़ बोलें। हेलो, कुछ कहना चाहते हैं बेटे? अच्छा स्टूडेंट्स, देखो क्वालिटी एश्योरेंस में इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ इन द प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल में इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये मेन डिफरेंस ये है इसका। हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है क्वालिटी एश्योरेंस के दौरान और क्वालिटी कंट्रोल के दौरान? तो फोकस ऑन में आप देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स with a focus on the process used to make the product। It is a proactive quality process। ये इंपॉर्टेंट लाइन यही है, प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस। ये प्रोएक्टिव है और ये रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि आप किसी हैपनिंग का इंतज़ार किए बगैर पहले से ही आप एक डिज़ाइन कर लेते हैं अपनी एक्टिविटी को।
आप किसी हैपनिंग का इंतज़ार किए बगैर कैसे चले देखते हैं क्या होता है, ये नहीं आपने इंतज़ार करना। आप पहले से ही मोहतात हो कि एक डिज़ाइन कर लें एक्टिविटी, तो इसको हम कहते हैं कि आप प्रोएक्टिव हैं। आप पहले से ही तैयार हैं, अपनी एक एक्टिविटी को डिज़ाइन कर चुके हैं और उसके मुताबिक आप काम करने वाले हैं। तो ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है, ये प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस है कि किसी हैपनिंग का, डिफेक्ट का वेट नहीं करना। ये नहीं देखना चले देखते हैं ये क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी आती है, ठीक बनता है या ठीक नहीं बनता, इसको नहीं देखना। आपने पहले से ही बेटर क्वालिटी प्रोसेस जो है वो डिज़ाइन कर लेना है। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसको कहते हैं प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस, जबकि ये वाले होगा रिएक्टिव प्रोसेस। को देखें, रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि एक बार आपके पास जो प्रोडक्ट आ गया उसमें अब डिफेक्ट प्रेजेंट है, अब आप रिएक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट, उस डिफेक्ट के अगेंस्ट आप रिएक्ट करेंगे। तो ये रिएक्टिव प्रोसेस है क्वालिटी कंट्रोल, और ये प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस। वहाँ पे डिफरेंस था इंश्योरिंग क्वालिटी इन द प्रोसेस और इंश्योरिंग क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे है प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस और ये रिएक्टिव प्रोसेस। तो QC यानी क्वालिटी कंट्रोल एम्स टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिफेक्ट्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल देयरफॉर इज अ रिएक्टिव प्रोसेस, यानी अगर डिफेक्ट आगे हैं, अब आपने डिफेक्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करके करेक्ट करें, तो आप रिएक्ट कर रहे हैं उस डिफेक्ट के अगेंस्ट। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल को हम रिएक्टिव प्रोसेस कहते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस को प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस कहते हैं। तो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर आप ज़हन में रखिएगा। गोल या ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी एश्योरेंस का गोल क्या है, क्वालिटी कंट्रोल का गोल क्या है, मकसद क्या है, टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। द गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज टू इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड टेस्ट प्रोसेसेस सो दैट डिफेक्ट्स डू नॉट अराइज व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड। सीधी सी बात यह है कि हम चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट हमें मिले, तो जो प्रोसेसिंग हम अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो डिफेक्टिव ना हो प्रोसेस, वो प्रोसेस अच्छी क्वालिटी का होगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी डिफेक्ट नहीं होगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम है एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना जो जो अनडिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाती है, ऐसा प्रोसेस डिज़ाइन करना, ऐसी टेक्निक डिज़ाइन करना जो अनडिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो प्रोसेस होगा उसके सारे स्टेजेस और उसके सारे जो स्टेप्स होंगे वो गुड क्वालिटी के होंगे या वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो इसका गोल यही है कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोसेस डिज़ाइन करना है। QC का गोल क्या है, गोल ऑफ QC इज़ टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स आफ्टर प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड एंड बिफोर इट इज़ रिलीज्ड। इसका मकसद ये है कि प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका, अब उसमें डिफेक्ट है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना इससे पहले कि वो मार्केट में चला जाए, लोगों तक पहुंच जाए। तो उस इसका मकसद ये है कि लोगों तक पहुंचने से पहले पहले प्रोडक्ट में मौजूद किसी प्रॉब्लम को, किसी डिफेक्ट को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना, और फिर जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो अगर वो रिमूव हो सकता है तो उसको रिमूव किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा। फिर ये गोल कैसे अचीव करते हैं कि प्रोसेस को, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं और प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो हाउ में आ जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे जी, इस्टेब्लिश गुड क्वालिटी मैनेजमेंट। गुड क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है ये नेक्स्ट टॉपिक में आज ही हम देखेंगे। जब हम ये कंपैरिजन को पढ़ लेंगे ना, फिर हम क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी देखेंगे। तो इस्टेब्लिश गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड असेसमेंट ऑफ इट्स एडिक्वेसी, पीरियोडिक कन्फॉर्मेंस ऑडिट्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब ये कुछ मैनेजमेंट टर्म्स हैं, मैनेजरियल टर्म्स हैं कि आप एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे और उसको असेस करते रहेंगे, उसकी एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद उसका ऑडिट करते रहेंगे उस प्रोसेस का, और जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उस सिस्टम में उनको भी चेक आउट करते रहेंगे कि ये काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वो कैसे करना है वो भी हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एक मैंने शामिल किया इसी के लिए। अच्छा, क्यों क्वालिटी कंट्रोल कैसे आपने करनी है, फाइंडिंग एंड एलिमिनेटिंग सोर्सेज ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स। इसमें पहले आपको वो सोर्स देखना होंगे जिसकी वजह से डिफेक्ट आ रहे हैं, और इसी के ऊपर हमने 7 QC टूल्स पढ़ने हैं। ये देखो, इसको क्वालिटी एश्योरेंस कैसे परफॉर्म करना है, इसके लिए हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पढ़ना है आज ही, और इसको कैसे हमने परफॉर्म करना है इसके लिए हमने 7 QC टूल्स पढ़ने हैं। तो फाइंडिंग एंड एलिमिनेटिंग सोर्सेज ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम, अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आया है, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो उसका सोर्स फाइंड आउट करना है कि वो डिफेक्ट किस वजह से आया है।
through tools and equipment so that customers' requirements are continually met. तो ये 4 चीज़ें अभी मैंने कंपेयर की हैं। डेफिनेशन है, फोकस ऑन गोल एंड और कैसे उनको परफॉर्म करना है, गोल को कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट पेज पे भी हम इन्हीं को ही कंपेयर कर रहे हैं। जी, फिर उसी तरह से ये हमारा कंपैरिजन है क्वालिटी एश्योरेंस लेफ्ट साइड पे और क्वालिटी कंट्रोल राइट साइड पे। क्वालिटी एश्योरेंस में हमने क्या करना होता है, यहाँ पे लिखा है कि प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स थ्रू प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन। आप क्या करेंगे, आप कुछ प्लानिंग करेंगे, उन प्लान्स को आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद उनको आप एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद आप उनको उनकी वैलिडेशन चेक करेंगे, फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। कोई एक प्लान बनाएंगे, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाना मैंने दिया आपको। कोई एक प्लान बनाएंगे, डेफिनेटली उस प्लान के अंदर कुछ प्रोसेसेस होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी, उनको आप अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, चेक करेंगे उनको, उनकी वैलिडेशन कि वो ठीक हैं या नहीं हैं, और फिर उनको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस में ये काम होगा। प्लानिंग, उसमें हम साइकिल पढ़ेंगे जिसको कहते हैं PDCA, प्लान डू चेक एडजस्ट या प्लान डू चेक एक्ट। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको PDCA। ये वाला जो है ना, ये कि क्या करना है, आपने PDCA फॉलो करना है। PDCA साइकिल कहते हैं उसको क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो इधर क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल में द एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स यूज टू अचीव एंड मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोसेस एंड सर्विस। आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स जो हैं वो देखनी है कि कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी टेक्निक्स हम परफॉर्म करें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। जो क्वालिटी एश्योरेंस है, ये पूरे जो वहाँ पे होता है ना, एक क्रू जो इन्वॉल्व होता है हर जगह पे प्रोसेसिंग में, एक प्लान को डिज़ाइन करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको चेक करने में, उसकी वैलिडेशन डिसाइड करने में, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में, सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। मतलब एक अगर आप किसी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं ना, मुख्तलिफ जगह पे जो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं, वो सभी लोग क्वालिटी एश्योरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सब लोगों का रोल होता है क्वालिटी एश्योरेंस में। तो एवरीवन on the team involved in developing the product is responsible for quality assurance। इसका मतलब ये है कि एक वो पर्सन जो प्लान कर रहा है, एक प्रोसेस को प्लान कर रहा है, वो स्टेप्स सोच रहा है कि सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे। इनपुट से आउटपुट तक वो सोच रहा है कुछ। फिर वो जो कि मटेरियल कलेक्ट करके लाते हैं, वो जो कि रियल प्रोसेसिंग में, मिक्सिंग में और प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इवन लेबर भी इसमें आ जाता है, वो जो कि फिर पैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो जो कि उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो फिर से देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी क्वालिटी एश्योरेंस की? एवरीवन ऑन द टीम इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल बहरहाल जो है ये एक लिमिटेड काम है, ये छोटे लेवल का काम है। ये सिर्फ जब प्रोडक्ट बन जाता है तो पिछले जो प्रिपेयर करने वाले लोग थे, जो प्लान करने वाले लोग थे, उनकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैब के अंदर वो लोग, जो एक दो लोग क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट होते हैं, QCA क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छी एक वैकेंसी है, एक जॉब है, ये एक सीट है। ये एक, मेरी बात को गौर से सुन लेंगे, आप लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये गौर से सुनना, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। एक आप लोग जब एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ के कहीं जाएंगे इंडस्ट्री में तो क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट लगेंगे, या फिर आगे फिर आप मज़ीद एक्सपीरियंस के साथ और मज़ीद जो आपका एक्सपर्टीज़ है उससे आप फिर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर लगते हैं, फिर आप चीफ़ एनालिस्ट लगते हैं। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट होते हैं या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं या चीफ़ एनालिस्ट होते हैं या चीफ़ केमिस्ट होते हैं, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनस होते हैं। इवन इनकी सैलरीज़ बहुत हाई होती हैं, सैलरीज़ इनकी लाखों में नहीं मिलियंस में होती हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक्चुअली आप लोगों का जो यहाँ पे
आप जैसे कहते हैं ना कि इसको पढ़ने के बाद कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, तो हर इंडस्ट्री में आपने पहले शुरू में ही ये पढ़ा था इसकी एप्लीकेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो वो एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, चीफ एनालिस्ट, उनका काम यही होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्वालिटी कंट्रोल की आएगी वो उन लोगों के ऊपर आएगी जो लेबॉर्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर रहे होंगे। क्वालिटी एश्योरेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सभी लोगों के ऊपर आती है जो पूरी टीम का हिस्सा है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड लोगों के ऊपर है। तो ये देखें, क्वालिटी कंट्रोल इज़ यूजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक टीम दैट टेस्ट द प्रोडक्ट फॉर डिफेक्ट्स। ये फिर एनालिटिकल लैब होती है हर इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे जो एनालिस्ट होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ये क्वालिटी कंट्रोल। फिर इसकी एग्जांपल, वेरिफिकेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। वेरिफिकेशन जब आप बोलते हैं ना कि ये वेरीफाइड प्रोसेस है, हर स्टेप वेरीफाइड है, तो ये आप जब बोलते हैं ये क्वालिटी एश्योरेंस के एग्जांपल में लिया जाता है। जबकि वैलिडेशन या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आप जब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होता है। मैंने आपको शायद पहले भी बोला था कि स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में और एनालिटिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन और वैलिडेशन जो है ये क्वालिटी कंट्रोल की एग्जांपल है। ये वो है जो पहले हम केमिस्ट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अगर इनको प्रोसेसिंग पे अप्लाई कर देंगे तो इसको बोलेंगे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, SPC। और ये फिर क्वालिटी एश्योरेंस का हिस्सा बन जाता है। अगर उसको आपने प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करना है किसी स्टैटिस्टिकल टूल को, तो वो बन जाता है क्या, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, और फिर उसको हम QC के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये कहेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड इन बोथ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। when they are applied to processes they are called statistical process control in SPC and it becomes a part of QA mean quality assurance। क्या स्टैटिस्टिकल टर्म्स, क्या जब आप कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आपने डेफिनेटली डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने, उनको ख़त्म करना है। उसके लिए आपने कुछ अप्रॉक्सीमेशंस अप्लाई करनी है। जब अप्रॉक्सीमेशंस आती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं, तो स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। फिर आपने वहाँ पर वेरिएंसेस देखनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखनी है, मीन मोड मीडियन देखनी है। तो वो सारी टर्मिनोलॉजी और टेक्निक्स और टूल्स या कुछ ग्राफिकल वे आपने अप्लाई करना है। तो वो टेस्टिंग आपने अप्लाई करनी है, हाइपोथेसिस अप्लाई करनी है जो हमने पहले पढ़ रखी है। अगर आपने प्रोसेस के ऊपर अप्लाई किया स्टैटिस्टिक्स को या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को, तो ये कहलाएगा SPC। SPC मीन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और फिर ये क्वालिटी एश्योरेंस का हिस्सा बन जाएगा SPC। और अगर आपने फिनिश प्रोडक्ट पे अप्लाई किया तो ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होगा, SQC, और ये क्वालिटी कंट्रोल का हिस्सा होगा। व्हेन स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स आर अप्लाइड टू फिनिश प्रोडक्ट्स दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड कम्स अंडर QC। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ मैनेजरियल टूल। ये मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट में बहुत सारे हिस्से आ जाते हैं, ये लेबर से लेकर और सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल रिसर्च तक सब कुछ शामिल है। ये मैनेजमेंट होती है जो क्वालिटी एश्योरेंस है, किसी प्रोसेस को की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें लेबर को भी समझाना होता है कि आपने किस तरह से काम करना है। इसमें मशीन्स को भी आपने बेटर ऑप्टिमम कंडीशंस में परफॉर्म करवाना होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको केमिस्ट्री का कुछ नहीं पता होगा, वो स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं, उनको भी आपने साथ में मैनेज करना है। कुछ ऐसे भी होंगे जो ओनली मैनेजमेंट जानते होंगे, कुछ इकोनॉमिक्स जानते होंगे, कुछ सिर्फ अकाउंटिंग जानते होंगे, तो उनका रोल भी सब में इसमें आ जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस में। जबकि क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ करेक्टिव टूल, क्योंकि इसमें हमने प्रोडक्ट जो बन चुका होता है उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको करेक्ट करना होता है, इसलिए इसको करेक्टिव टूल के तौर पर मानते हैं। तो ये MCQs के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ को मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। तो QA क्या है, मैनेजरियल टूल है, जबकि QC क्या है, करेक्टिव टूल है। और ये क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ये मैंने बहुत ज़्यादा पहले भी आपको बता दिया। QA इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड एंड QC इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो बच्चों ये एक हमारी बात आज की जो है कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है जी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन, फोकस ऑन, गोल, हाउ टू अप्लाई देम या हाउ टू परफॉर्म देम या हाउ टू अचीव देम। फिर हमने डिस्कस किया
what comes in quality assurance and what comes in quality control, फिर who is the responsible person for quality assurance and who is responsible for quality control, फिर हमने example की बात की, फिर statistical techniques SPC और SQC. SPC is statistical process control, SQC is statistical quality control. और फिर मैनेजरियल टूल है कौन, क्वालिटी एश्योरेंस, और करेक्टिव टूल है क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी एश्योरेंस है मैनेजरियल टूल और क्वालिटी कंट्रोल है करेक्टिव टूल. ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है. तो एक टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हो गया. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना इंपॉर्टेंट, उनको आपने तैयार करना है. आगे चलें, यहाँ तक आपका काम हो गया, क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. अच्छा, अब एक छोटी सी बात है जो उसी के साथ रिलेटेड है, ये क्वालिटी एश्योरेंस के साथ रिलेटेड है. जब मैंने कहा था ना कि कैसे उसको हमने परफॉर्म आउट करना, तो वहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक टर्म है, तो इसको भी हमने देखना है. जब मैंने कहा आपको पहले, मेन टॉपिक है 7 QC टूल, लेकिन उससे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के इंट्रोडक्शन में हैं अभी तक. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एक साइकिल हम डिस्कस करने लगे हैं जिसको PDCA साइकिल कहते हैं. तो ये देखिए, यहीं से हम स्टार्ट करें. PDCA का मतलब है P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक, A फॉर एक्ट. तो प्लान, डू, चेक, एक्ट, या एक और भी है प्लान, डू, चेक, एडजस्ट. ये साइकिल, ये क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में जो मैनेजमेंट है कि आपने क्वालिटी प्रोसेस की कैसे कंट्रोल करनी है, प्रोसेस और प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे एडजस्ट करना है, उसके लिए आप PDCA फॉलो करते हैं. प्लान करेंगे प्रोसेस को, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करेंगे, और फिर अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको एडजस्ट या एक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट. तो ये PDCA साइकिल है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो PDCA क्या है? इज़ अ 4-step मैनेजमेंट मेथड used in business for control and continuous improvement of processes and products. ये पर्टिकुलरली जो लेबॉर्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनका ये काम नहीं होता. ये पीछे जो मैनेजरियल स्टाफ होता है या जो किसी इंडस्ट्री का ओनर होता है, उसने बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के लोग भी हायर किए होते हैं, उनका ये काम होता है प्लान करना, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको चेक करना, फिर उसको एडजस्ट करना. इसमें केमिस्ट का काम कहाँ पर आएगा? जहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगी और जहाँ पर फिर फर्दर क्वालिटी कंट्रोल का काम होगा, वहाँ पर केमिस्ट का और एनालिस्ट का काम भी आएगा. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये 4 स्टेप्स वाला काम है, प्लान, डू, चेक, एक्ट, या फिर प्लान, डू, चेक, एडजस्ट. तो इसमें इसका एक और भी नाम रखा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द डेमिंग सर्कल या साइकिल या डेमिंग व्हील, या फिर इसको शिवार्ट साइकिल भी कहते हैं, या फिर कंट्रोल सर्कल साइकिल भी कहते हैं, या प्लान, डू, स्टडी, एक्ट. ये उसके मुख्तलिफ नाम हैं. प्लान, डू, स्टडी, एक्ट, PDSA, ये उसी के PDCA के मुख्तलिफ नाम हैं जो यूज़ होते हैं. अनदर वर्जन ऑफ दिस PDSA साइकिल इज OPDSA, और एडेड O स्टैंड्स फॉर द ऑब्जर्वेशन, और एज सम वर्जन से ग्रास्प द करंट कंडीशन. ये जो ग्रास्प द करंट कंडीशन है ना, ये आपको मैं बता दूँ, ये जो है ना टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनकी ये टर्म है ग्रास्प द करंट कंडीशन. ये ख़ास तौर पर टोयोटा जो गाड़ियों की है ना कंपनी, उनके लिए ये टर्म है कि जब वो अपनी प्रोसेसिंग करते हैं तो वो OPDSA को फॉलो करते हैं, जिसमें वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी अप्लाई करते हैं. वो ऑब्जर्वेशन का है, और ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग वो हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और ऑब्जर्वेशन के टाइम पर ही कोई डिफेक्ट आता है तो कहते हैं ग्राफ द करंट कंडीशन. तो ये टोयोटा जो कंपनी है उनका ये आप समझने के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो वो OPDSA पे चल रहा है. अच्छा, बार ये मुख्तलिफ नेम्स हो गए उसके. अब जो PDCA है उसको हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, मैंने एक लाइन बस शामिल की है, ज़्यादा नहीं शामिल की. प्लान का मतलब कि आप सब लोग जानते हो, प्लान किसी अंग्रेज़ ने ही कहा था कि फेलिंग टू प्लान इज़ अ प्लान टू फेल. इसके बाद आप कोई भी काम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. तो जो मैंने पहले बोला ना कि फेलिंग टू प्लान
इज़ अ प्लान टू फेल। अगर आप कोई प्लान नहीं कर सकते हो तो फिर आप फेल हैं। तो प्लानिंग, किसी भी काम के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लान का मतलब क्या होगा? इस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव। आप पहले अपना टारगेट सेट करें कि हमने ये काम करना है, हमारा ये टारगेट है। एंड प्रोसेस, और प्रोसेस को भी चूज़ कर लें कि ये वाला प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। नेसेसरी टू डिलीवर रिजल्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। जैसे अभी ये कोरोना पेंडेमिक आया था, तो कुछ लोगों ने फ़ौरन ये प्लान किया कि अच्छा इसके लिए हम ये करते हैं कि मास्क डिज़ाइन करते हैं। कुछ लोग तो इंतज़ार करते रहे कि चले मास्क आएंगे तो हम खरीदेंगे। कुछ लोगों ने N95 मास्क, कुछ लोगों ने उसकी क्वालिटी से बेहतर क्वालिटी के मास्क डिज़ाइन करने का सोचा। उन्होंने डेफिनेटली प्लान किया, फिर एक प्रोसेस सोचा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको चेक करके जो प्रोडक्ट थी वो फिर डिलीवर की। तो प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपके जहन में एक स्केच जो आता है कि हम ये काम करना चाहते हैं, उसका प्लान बनाते हैं। तो प्लान सबसे पहला हिस्सा हो गया एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस नेसेसरी टू डिलीवर रिजल्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। फिर डू, प्लान के बाद PDCA को हम डिस्कस करें। डू का मतलब क्या है? इम्प्लीमेंट द प्लान। जो आपने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको अप्लाई करें, उसको लाइफ में ले आएँ, उसको आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वे में ले आएँ। एग्जीक्यूट द प्रोसेस। प्लान जो आपने सोचा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोसेस आपने डिज़ाइन किया होगा उस प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे, उसको मुकम्मल करेंगे। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कंप्लीशन। एग्जीक्यूट द प्रोसेस, मेक प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट बना दें। जो आपने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करें, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हुए प्रोडक्ट मेक कर लिया आपने, ये डू में आ गया। फिर इस डू से आगे भी क्या है? कलेक्ट डेटा फॉर चार्टिंग, चार्ट्स बनाने के लिए। अभी हम चार्ट्स 7 किसी टूल्स में चार्ट्स ही देखेंगे। कलेक्ट डेटा फॉर चार्टिंग एंड एनालिसिस इन द फॉलोइंग चेक एंड एक्ट स्टेप्स। आगे हमने चेक और एक्ट में एक्चुअली ये डेटा हमें चाहिए होगा जो यहाँ से हमें मिलेगा प्लान और डू से। अच्छा जी, चेक क्या चीज़ है फिर? चेक, स्टडी द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड कंपेयर विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इसका क्या मतलब है? आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल ली कि N95 मास्क जो है वो पहले भी अवेलेबल था इसके, इस पेंडेमिक के आने से पहले, और एक सर्जिकल मास्क भी अवेलेबल था कोरोना से आने से पहले। तो आपने सोचा कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो N95 पे जितनी कॉस्टली भी ना हो और सर्जिकल मास्क के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर भी हो। आपका ये प्लान था। अब आपने जो सोचा था, जो प्लान किया था, उसके लिए एक प्रोसेस भी आपने डिज़ाइन किया, उसको एग्जीक्यूट भी, और प्रोडक्ट बना भी दिया। अब आपका जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो ये था कि उसकी क्वालिटी सर्जिकल मास्क से अच्छी हो और उसकी जो कॉस्ट है वो N95 से कम हो। फिर आप जो आपने जो बना लिया एक्चुअल रिजल्ट, उसको आप कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, और फिर कोई डिफरेंस अगर है तो उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये चेकिंग में ही आता है कि जो आपने सोचा था, जो एक्सपेक्ट किया था, और जो एक्चुअल रिजल्ट आपको मिला, उनको आपने कंपेयर करना है और डिफरेंसेस को आपने फाइंड आउट करना है। फिर वो डिफरेंसेस किस वजह से है वो आप चेक करेंगे। लुक फॉर डेविएशन इन इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम प्लान। हो सकता है कि आपके जो डिफरेंसेस आए हों जब आपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पर कुछ मसला आया हो। एंड ऑल्सो लुक फॉर कम्प्लीटनेस ऑफ द प्लान टू एनेबल द एग्जीक्यूशन। और ये भी हो सकता है कि आपने जो प्लान बनाया हो वो मुकम्मल ही ना अप्लाई हुआ हो, इसलिए कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो फिर चेक में ये चीज़ें आ जाएंगी, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा? एक्ट। एक्ट में क्या है जी? एक्ट में इफ़ द चेक शोज, जो आपने चेक अप्लाई किया था ना, अभी कंपेयर किया था एक्सपेक्टेड रिजल्ट को और एक्चुअल रिजल्ट को, उसमें अगर तो डिफरेंसेस हैं तो किस तरह के डिफरेंसेस हैं? क्या वो इम्प्रूवमेंट वाले हैं या इम्प्रूवमेंट वाले नहीं हैं? हो सकता है कि आपने जो सोचा हो कि सर्जिकल मास्क से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो और N95 से सस्ता हो, माइट भी वो उसकी क्वालिटी N95 के बिल्कुल वो एक जैसी हो जाए, यानी जो आपने एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिला। तो फिर आप क्या करेंगे? इफ़ द चेक शोज दैट द प्लान दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन डू, जो वो आपने इम्प्लीमेंट किया था, इज़ एन इम्प्रूवमेंट टू द प्रायर स्टैंडर्ड। जैसे पहले सर्जिकल मास्क बनाया जा रहा था ना, वो प्रायर स्टैंडर्ड था। सर्जिकल मास्क बनाने का एक तरीका था, एक प्रोसेस था, स्टैंडर्ड था, और आपने जो प्लान किया और उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो उससे ज़्यादा अच्छा निकला, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ गया। देन दैट बिकम्स द न्यू स्टैंडर्ड फॉर हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्ट गोइंग फॉरवर्ड। आपने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अब मास्क को ऐसे बनाया जाएगा तो ये ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का होगा। तो एक्ट में आप लोगों ने ये काम करना है कि आपने एक्ट में क्या करेंगे?
आपने पिछले स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस कर देना है अगर आपका जो रिज़ल्ट है उसमें चेक में वो ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रूवमेंट वाला है तो। और अगर इम्प्रूवमेंट वाला नहीं है तो फिर क्या, इफ़ द चेक शोज दैट द प्लान दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन डू इज़ नॉट एन इम्प्रूवमेंट देन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड विल रिमेन इन प्लेस। आपने जो सोचा, जो रिज़ल्ट आया वो इतना अच्छा नहीं आया, जो आपने मास्क बनाया वो इतना अच्छा नहीं था, वो या तो लेंट फ्री नहीं था, लेंट से मतलब वो थोड़े थोड़े उसके रेशे जो है, उसके जो फाइबर्स थे वो हर आपके मुंह के साथ या नाक के साथ लग जाते थे या अंदर चले जाते थे, तो या फिर वो ज़्यादा रोक नहीं पा रहा था पार्टिकल्स को। तो आपने कहा कि हमारा जो प्लान था या हमारा जो मेथड था, प्रोसेस है, इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए पहले वाला जो मेथड अप्लाई किया उसी को ही फॉलो करो। तो एक्ट में दो काम होते हैं, डिसीजन मेकिंग है, क्या आपका जो काम है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है तो फिर आप पहले वाले स्टैंडर्ड को हटा के नया स्टैंडर्ड डिज़ाइन कर लेंगे और उसके ऊपर आगे सारी आप प्रोडक्शन करेंगे, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर आप पहले वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करते रहेंगे। इन ईदर केस इफ़ द चेक शोड समथिंग डिफरेंट, इम्प्रूवमेंट में शो की या डिप्रूवमेंट में शो की, इन ईदर केस इफ द चेक शोड समथिंग डिफरेंट देन द एक्सपेक्टेड, then there is some more learning to be done and that will suggest potential future PDCA cycles। अगर कोई ना कोई फ़र्क आ गया एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट में, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आप PDCA साइकिल को अप्लाई करके ही दोबारा से वो चेक करेंगे क्वालिटी को और फिर ही डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो पहले वाला ठीक है या नया स्टैंडर्ड में डिज़ाइन करना चाहिए। बहरहाल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये है भाई अबाउट द PDCA साइकिल। ये यहाँ पर ये एक साहब जो है दिखा रहे हैं, प्लान डू चेक एक्ट, PDCA। तो ये टोटल मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है भाई, प्लान डू चेक और एक्ट। मेरा ख्याल है ये आसान काम था, आपको पता चल गया होगा। हाँ जी, बता दीजिए, पता चल गया आप लोगों को PDCA के बारे में? यस सर। अभी तक दो चीज़ें पढ़ा दी, एक इंट्रोडक्शन ऑफ QA एंड QC और एक पढ़ा दिया मैंने PDCA साइकिल, और ये दोनों ही बातें इस हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन थी। अब हमारा मेन टॉपिक आ गया और वो है जी 7QC टूल्स। 7QC टूल्स। बिफोर आई स्टार्ट 7QC टूल्स, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा बस रिवाइज करवा दे, अभी तक के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उनके मेन पॉइंट्स बता दें जल्दी से, कोई भी स्टूडेंट। अभी तक जो दो चीज़ें पढ़ी है ना, उनके मेन पॉइंट्स को रिवाइज करवा दें। सर सबसे पहले हमने QC और QA के डिफरेंस को पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि जो QA है उसमें हम प्रोसेस को देखते हैं और QC हम एंड प्रोडक्ट के रिलेटेड देखते हैं, उसकी सारी इसी तरह हमने डिफरेंस वगैरह पढ़े। और फिर हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में PDCA पढ़ा, ठीक है, प्लान डू चेक एक्ट। और इसमें हमने देखा कि प्लान में हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और डू में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, चेक में हम स्टडी करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स को और कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड प्लान रिजल्ट के साथ, एक्ट में हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं है, अगर इम्प्रूवमेंट हो गई है तो हम न्यू स्टैंडर्ड बना लेंगे, नहीं हुई तो फिर हम जो पिछला था वही रखेंगे। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बताया। अच्छा जी, ये रिवीजन भी होगी भाई, स्टूडेंट ने रिवाइज भी करा दिया हमें सारा जो पढ़ा था। और अब हम हमारे मेन टॉपिक पे पहुँचे हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल से मुतालिक है। जो TQM था ना, वो क्वालिटी एश्योरेंस से मुतालिक था। अब हम क्वालिटी कंट्रोल पर हैं। 7QC टूल्स जो है ये अप्लाई किए जाते हैं। ये पहले इस डायग्राम को देख लें, फिर हम इसके टॉपिक को आगे डिस्कस करते रहेंगे। ये नीचे जो लिखा हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इट हैज़ बीन सेड या इट हैज़ बीन द जापानीज़ एक्सपीरियंस। जापानीज़ एक पर्सन है, उसका नाम है इशिकावा। जो हम काम शुरू करने वाले हैं ना, इसमें उसके नाम के ऊपर भी हम एक QC टूल पढ़ेंगे, इशिकावा टूल। तो जापानीज़ वो इन्वेंटर था, उसका नाम था कोरो इशिकावा, और उसने ये कहा है जो नीचे लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन द जापानीज एक्सपीरियंस दैट 95% प्रॉब्लम्स एट वर्क प्लेस कैन बी सॉल्व विद दीज 7 टूल्स। एक्चुअली अब आपको ध्यान रखना है, 7QC टूल्स जो हैं ये प्रोडक्ट में आने वाले
डिफेक्ट के सोर्सेज या कॉजेज के बारे में होंगे कि कोई डिफेक्ट जो है वो किस कॉज की वजह से, किस सोर्स की वजह से पैदा हुआ है, फिर उनको डेफिनेटली कंट्रोल करने के बारे में बात होगी। तो उसको सबसे पहले तो देखना होगा कि डिफेक्ट है, कितना है डिफेक्ट, और फिर उसकी क्या प्रोबेबल रीज़न है। तो ये जापानीज प्रोफेसर भी था और इन्वेंटर भी था, कौन, कोरो इशिकावा। उसने ये जो है सबसे पहले कहा था कि आप ये क्वालिटी कंट्रोल टूल्स की मदद से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये नीचे लिखा, इट हैज़ बीन द जापानीज एक्सपीरियंस दैट 95% प्रॉब्लम्स एट वर्क प्लेस कैन बी सॉल्व विद दीज 7 टूल्स। और ये 7 टूल्स हैं जी, ये एक्चुअली डायग्राम्स हैं, ये सारे जो चार्ट्स हैं। 7 QC टूल्स कुछ भी नहीं है, ये चार्ट्स हैं, ये डायग्राम्स हैं, ये ग्राफ्स हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स और उनके सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके दरमियान रिलेशन बनाने के लिए हैं। तो पहले वाला है भी प्रोसेस फ्लो चार्ट, PFC। इनको ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल, इनकी एब्रीविएशन इस्तेमाल होते हैं, PFC, प्रोसेस फ्लो चार्ट। फिर दूसरे वाला होगा चेक शीट, CS। तीसरा होगा हिस्टोग्राम, H। फिर पैरेटो एनालिसिस या पैरेटो चार्ट, PC में इसको कहता हूँ, पैरेटो चार्ट। फिर है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, CE, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। फिर है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम या स्कैटर चार्ट, SC। फिर कंट्रोल चार्ट, CC। ये 7 हैं। पहले तो इनके नाम ही सिर्फ आपको तैयार करने हैं। कौन कौन से हैं? प्रोसेस फ्लो चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम, पैरेटो एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि यही नाम ही हो, मतलब इसके नाम थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। जहाँ पर एनालिसिस है वहाँ चार्ट हो सकता है, जहाँ पर डायग्राम है वहाँ पर शीट भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है। तो ये 7 QC टूल्स के नेम फर्दर भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये क्या है? 7 QC tools are the best quality control tools which help in solving quality issues through। ये इशिकावा की थ्योरी है, ये वाले सारे जो हम पढ़ रहे हैं ना, 7 QC टूल। और इशिकावा कौन सा इन्वेंटर था? जापानीज, कोरो इशिकावा। तो 7 QC टूल्स ने कहा कि आर द बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स विच हेल्प इन सॉल्विंग क्वालिटी इश्यूज थ्रू व्हाट? थ्रू डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन हमें कहाँ से आएगी? वो जो हमने डू वाला काम किया था वहाँ से डाटा कलेक्शन हमने कहा था कि डाटा कलेक्ट करेंगे ताकि आगे चेक और एक्ट में अप्लाई किया जा सके। अच्छा, थ्रू डाटा कलेक्शन, एनालाइजिंग डाटा, डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और टूल्स हमने पहले पढ़ रखे हुए हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज, मैंने कहा था कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, उनकी कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको एलिमिनेट करना है। अच्छा, क्या करना है? 7 QC टूल्स की ये डेफिनेशन के तौर पर लेंगे इसको। 7 QC टूल्स आर द बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स which help in solving quality issues through data collection, analyzing data, identification of root cause and measuring results। डाटा कलेक्ट करेंगे डू से, यानी जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस की, प्लान की, उससे डेटा आपको मिल गया, फिर उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद कोई ना कोई यहाँ से कोई एक टूल अप्लाई करेंगे, कोई एक ही डेफिनेटली अप्लाई करेंगे इन 7 में से। फिर रिजल्ट्स मेजर करके आप कंक्लूड करके बताएंगे कि हमारा जो डिफेक्ट है इसमें, फिनिश प्रोडक्ट में, वो इतना है और उसकी कॉज ये है, रूट कॉज ये है। तो ये भी 7 QC टूल्स का सिंपल देसी ज़बान में ये मतलब है कि जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं अगर वो डिफेक्टिव है तो उसमें डिफेक्ट कितना है और उसकी मेन वजह क्या है। तो आप, जापानीज़ का भी ये था जो कि सबसे ज़्यादा अप्लाई भी अब किया जा रहा है, तो वो इस तरह के चार्ट्स बनाकर चेक करते थे। तो उन चार्ट्स को 7 डिफरेंट शेप्स हैं, उनको 7 QC टूल्स का नाम दिया गया है। अच्छा जी, 7 QC टूल्स को मैंने फिर से तरतीब में नाम लिखे हैं उनके, और उनके एब्रीविएशन भी आगे लिखे हैं। चेक शीट सबसे पहले, जिसको CS कहेंगे। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसके अदर 2 नेम्स भी हैं, एक नाम इसका फिश बोन है इसकी शेप की वजह से, और इशिकावा डायग्राम है इसके इन्वेंटर की वजह से। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है ये इसके प्रिंसिपल की वजह से इसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम।
फिश बोन उसकी शेप की वजह से नाम है, और इशिकावा डायग्राम उसके इन्वेंटरी की वजह से नाम है। इसको हम कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से CE कहेंगे एब्रीविएशन में। तो एक CS, एक फिर CE। CS का मतलब है चेक शीट, CE का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। फिर है फ्लो चार्ट या प्रोसेस फ्लो चार्ट, इसको स्ट्रैटिफिकेशन भी कहते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको स्ट्रैटिफिकेशन का भी थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगा। तो इसको FC कह रहे हैं फ्लो चार्ट की बुनियाद पर। CS, CE और FC। फिर है पैरेटो चार्ट या पैरेटो एनालिसिस। ये जो पैरेटो, अल्फ्रेडो पैरेटो, ये भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में भी दोबारा आपको बात करूँगा। ये भी बंदे का नाम है पैरेटो। तो पैरेटो चार्ट या पैरेटो एनालिसिस PC। फिर है कंट्रोल चार्ट CC। फिर है स्कैटर डायग्राम SC। फिर है हिस्टोग्राम H। तो ये 7 QC टूल्स हैं, CS, CE, FC, PC, CC, SC, H। इनको याद रखने के लिए आप खुद से कोई भी निमोनिक बना सकते हैं। कोई भी आसान तरीका जो आपके ब्रेन में आता हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इनको ही एक्चुअली पढ़ने वाले हैं, 7 QC टूल्स को ही हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, इनकी डिटेल में हम जाने लगे। अब ये 7 QC टूल्स के नेम्स और उनके एब्रीविएशंस हमने ये डिस्कस कर लिया है। तो अब हम इनकी डिटेल में जाने लगे हैं। सबसे पहले आ गई चेक शीट। चेक शीट, अब जबकि आपका एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन होना है तो फिर तो आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि ऑनली आपको ऑब्जेक्टिव MCQs टाइप क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपका फिजिकल एग्ज़ाम हुआ तो फिर आपको इस तरह की शीट्स भी ड्रॉ करना होंगे एग्जाम में, अगर इस तरह का सवाल आता है तो बहरहाल क्वेश्चन में भी आपको ये शीट्स दी जा सकती है और इनसे कुछ ना कुछ बात पूछी जा सकती है। ये चेक शीट जब प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उसी टाइम पे, उसी साइट पे जहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा होता है, वहाँ पे आप लोग जो है वो ये कुछ नोट डाउन करते हैं। कुछ डिफेक्ट्स जो आ रहे होते हैं किसी सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज को आप एनलिस्ट करते हैं और उनसे प्रोड्यूस होने वाले डिफेक्ट्स को आप एक टेबल के अंदर नोट करते जाते हैं। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे आप देखें डिफेक्ट टाइप्स या इवेंट अक्रेंसेस, और ये डेट्स हैं कब किस दिन किस वजह से कोई डिफेक्ट आया। तो उन्होंने यहाँ पर कोई एक किसी इंडस्ट्री का किसी मशीनरी से मुतालिक ये काम लिखा हुआ है, किसी मशीनरी के परफॉर्मेंस से मुतालिक। तो स्प्लाइड पार्ट्स रस्टेड, मिस अलाइंड वेल्ट और इम्प्रॉपर टेस्ट प्रोसीजर, रॉन्ग पार्ट इशूड। ये आपने याद नहीं करना, वैसे एक आइडिया है। फिल्म ऑन पार्ट्स, voids in casting, incorrect dimensions, adhesive failure, masking insufficient, spray failure। ये एक में कोई है मशीन किसी इंडस्ट्री में जो कोई काम करती है, उसके मुख्तलिफ जो उससे डिफेक्ट्स जो प्रोडक्ट वो बना रही है ना, वो प्रोडक्ट्स में जो डिफेक्ट्स हैं वो किन वजूहात की वजह से हो सकती हैं, वो ये वजूहात बताई गई, ये वाली सारी। अब वो कह रहे हैं जी सबसे ज़्यादा डिफेक्ट्स किस वजह से आ रहे हैं, स्प्लाइड पार्ट्स रस्टिंग की वजह से, मंडे को ज़्यादा आ गया एंड सो ऑन। तो हमें एक सबसे ज़्यादा कॉज यहाँ से पता चल जाएगी जब हम एक इस तरह की शीट बना लेंगे ना एक पूरे वीक के लिए, तो हमें पता चलेगा अच्छा मेन जो रीज़न है ना वो प्रोडक्ट में डिफेक्ट की वो है कि पार्ट्स जो है ना इस मशीन के वो रस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। या फिर कुछ आप कहेंगे ये भी मसाइल होते हैं कि जो अलाइनमेंट होती है ना वो ख़राब हो जाती है, या फिर कुछ ये भी है रॉन्ग पार्ट इशूड, या फिर वॉइड्स पैदा हो जाते हैं, इनकरेक्ट डायमेंशंस होती हैं, या स्प्रे फेलियर हो जाते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं डिफेक्ट्स के प्रोडक्ट में। तो एक्चुअली काम ये ना QC टूल्स का आपको आइडेंटिफाई करना कि कॉजेज़ क्या हैं और कौन सी मेन कॉजेज़ हैं, कौन सी जो है वो माइन्यूट कॉजेज़ या रीजंस हैं। तो चेक शीट क्या चीज़ है? चेक शीट इज़ अ सिंपल डॉक्यूमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा इन रियल टाइम एंड एट द लोकेशन वेयर डेटा इज़ जनरेटेड। इसका मतलब ये है कि जिस मशीन से वो प्रोडक्ट बन रहा है आप उस मशीन के पास ही बैठ जाए और डेली बेसिस पे जब वो प्रोसेस चल रहा है तो आप नोट करते रहे कि अच्छा ये मसला आया है इस टाइम पर, तो इस वजह से प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। तो वो एक टेबल बना के आप उसमें ये सारे पुट करते जाएंगे। और ये जो वे है ना इस तरह से पुट करने का, ये आपने वो मैथमेटिक्स में या बेसिक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है। इसको क्या नाम देते हैं ये वाला जो बार लगा के काउंटिंग करती है, किसी को याद है? हेलो, अच्छा इसको क्या नाम दीजिए जो फ्रीक्वेंसी है ना इस तरह से लिखते बार्स के फॉर्म में,
इसका एक स्पेशल नेम था, मेरे ज़हन से अभी उतर गया। नो सर, अभी माइंड में नहीं आ रहा। ये मेरे ख्याल है क्लास 6 या 7 की मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। ये काउंटिंग ही है, लेकिन इस काउंटिंग का एक स्पेशल नेम होता है। अच्छा जी, और चेक शीट का पर्पस क्या है जी? हाउ ऑफ्टन आर सर्टेन इवेंट्स हैपनिंग। जैसे अभी हमने एक इसमें देखा था कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही वो पार्ट्स की रस्टिंग में आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से। तो इससे हमें पता चलता है कि हाउ ऑफ्टन आर सर्टेन इवेंट्स हैपनिंग। तो हम कहेंगे अच्छा सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है ना वो रस्टिंग का आ रहा है। फिर दूसरा, मेकिंग इंफॉर्मेशन कलेक्शन ईजी फ्रॉम डेटा। तो इन्फॉर्मेशन बड़ी आसान अंदाज में हासिल कर सकते हैं चेक शीट से। तो सबसे पहला जो क्वालिटी कंट्रोल टूल है कि डिफेक्ट की मेन कॉजेज़ को या कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने का, वो चेक शीट ड्रॉ करना है। और चेक शीट जो है वो रियल टाइम में बनाई जा सकती है और उसी लोकेशन पे ही बना सकते हैं जहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है। एक हमारा जो है वो टूल कंप्लीट हो गया। इसमें 3 चीज़ें आपने देखनी है। एक इंट्रोडक्शन वाली लाइन थी, बस एक ही लाइन थी ये वाली। फिर इसको ये बहुत सारे डिफरेंट वेज़ में आपको ये मिल सकती है चेक शीट। आप इंटरनेट पे बैठ के ना अगर चेक शीट सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ अंदाज में मिलेगी। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर दिया है। फिर उसका आपने पर्पस बता दिया। अब दूसरे नंबर पे है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको इशिकावा ने डिज़ाइन किया, इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। तो आपको मैंने कहा था कि रजिस्टर भी साथ रखेंगे, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर अभी इसी के बारे में ही बताने वाला हूँ। ये जो इशिकावा डायग्राम्स हैं, सबसे पहले तो आप लोग अपने रजिस्टर पे ये नोट कर लेंगे कि ये जो इशिकावा डायग्राम्स हैं दे आर नेम्ड आफ्टर देयर इन्वेंटर। वो है जी कौरो इशिकावा। कौरो की स्पेलिंग है KAORU और इशिकावा यहाँ लिखा हुआ है कौरो इशिकावा। इशिकावा डायग्राम्स का नेम इज आफ्टर देयर इन्वेंटर कौरो इशिकावा। और ये जापानीज प्रोफेसर भी था और इन्वेंटर भी था। अच्छा, फिर इसका नेम, दूसरी बात जो आपने सुननी है वो ये है कि इनको फिश बोन चार्ट्स भी कहते हैं। आप नोट करते जाएंगे इशिकावा डायग्राम्स, इनका नेम है आफ्टर देयर इन्वेंटर कौरो इशिकावा, हु इज़ अ जापानीज प्रोफेसर एंड इन्वेंटर। और फिश बोन चार्ट्स इनका नेम है, अगर आप ये नीचे शेप देखें ना तो ये फिश बोन, फिश की तरह के नज़र आ रही है, फिश बोन की तरह की। अगर फिश के ऊपर से जो उसका मीटी पार्ट है वो हटा दीजिए तो जो बीच में फिश बोन बचती है इसी शेप की तकरीबन होती है। अच्छा, इसका नाम दूसरा क्या होगा? फिश बोन चार्ट्स आफ्टर देयर शेप या अपीयरेंस। इशिकावा डायग्राम नेम आफ्टर देयर इन्वेंटर और फिश बोन चार्ट्स आफ्टर देयर अपीयरेंस या आफ्टर देयर शेप। और जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम नेम है इट इज़ आफ्टर देयर फंक्शन। तो इसके 3 नाम है इस तरह के शेप के या चार्ट के, दोबारा सुन लेंगे। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम नेम इज ड्यू टू देयर फंक्शन, क्योंकि ये शेप जो है या ये जो डायग्राम है ये कॉजेस और इफेक्ट्स को शो करेगी। Cause and effect name is due to their function. Ishikawa name is due to is after their inventor, and fishbone name is after the shape या appearance. हाँ जी, कोई स्टूडेंट रिवाइज कर दे इसके जो 3 नेम हैं उनकी वजूहात, तीनों नेम और उनकी वजूहात जल्दी से बता देंगे। Anyone? Sir, cause and effect diagram after their function, fishbone chart after their shape and appearance, और लास्ट वाला रह गया हमारा इशिकावा आफ्टर देयर इन्वेंटर। Okay, जापानीज good. प्रोफेसर इन्वेंटर कौर इशिकावा नेम था। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास है ना ये जो चार्ट होगा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसमें हम कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, वो भी यहाँ मैंने मेंशन नहीं किए हैं। वो जो प्रिंसिपल्स है ना वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इन डायग्राम्स को मेक करने के लिए या इस तरह से आप क्वालिटी कंट्रोल में डिफेक्ट्स की कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 2 प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। तो मेजर फैक्टर्स फॉर डिफेक्ट्स, या आपने नोट करना रजिस्टर, मेजर फैक्टर्स फॉर डिफेक्ट्स कैन बी डिजाइन यूजिंग 2 different principles. Major factors
जो किसके लिए? फॉर डिफेक्ट्स, मेजर फैक्टर्स फॉर डिफेक्ट्स कैन बी डिजाइंड बाय यूजिंग 2 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल, अब मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, पहला प्रिंसिपल कहते हैं 4M's प्रिंसिपल। और ये 4M's प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई किया गया है, जो मैंने यहाँ डायग्राम दिखाई है ना, इसमें 4M's प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। 4M's का क्या मतलब है? 4M's ये आपके सामने है। 4M's में है भाई मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड। मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड। मैन पावर कैसी है, उसकी वजह से डिफेक्ट। मटेरियल एक कॉज हो सकता है डिफेक्ट की, मशीन एक कॉज हो सकता है डिफेक्ट की, मेथड एक कॉज हो सकता है डिफेक्ट की। तो एक प्रिंसिपल ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में कौन कॉज क्या हो सकती है? देखो कॉज क्या हो सकती है, कॉज हो सकती है मैन या मशीन, और इफेक्ट किसको होगा? मटेरियल को या मेथड को। तो कॉज एंड इफेक्ट इस सेंस में इसको कह रहे हैं। तो 2 प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं इस तरह के डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए। एक प्रिंसिपल को कहते हैं 4M's प्रिंसिपल। 4M's प्रिंसिपल में 4M क्या है? मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड। और दूसरा है 4P's प्रिंसिपल। 4P's प्रिंसिपल वो मैंने यहाँ नहीं शामिल किया, मैंने 4M's प्रिंसिपल की एक एग्जांपल यहाँ पे लिए। आप 4P's प्रिंसिपल लिख लेंगे। 4P's प्रिंसिपल में है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, पीपल, प्लांट। दोबारा बोलता हूँ मैं, 4P's में पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, पीपल, प्लांट। तो अगर किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट की कॉजेज तक आप पहुंचना चाहते हैं, रूट कॉजेज तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप QC टूल्स अप्लाई करते हैं। एक हमने आसान सा पढ़ लिया था, वो लोकेशन पे और रियल टाइम पे आप बना सकते हैं। वो था, क्या नाम दिया था उसका हमने पहले वाले को? सर चेक शीट। हाँ, चेक शीट। और दूसरा आप 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं, 4M's प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं या 4P's प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ से डायग्राम बनाते हैं। उसकी जो शक्ल बनती है वो फिश बोन की जैसी होती है। और ये जो इन्वेंट किया इस डायग्राम को या इस प्रिंसिपल को या टूल को, वो इशिकावा ने किया, तो इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। ये कॉजेज और इफेक्ट्स दोनों को दिखाती है, इसलिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। तो जो 4M's प्रिंसिपल हैं वो क्या है? मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, उससे भी बना सकते हैं, या फिर 4P's प्रिंसिपल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, पीपल एंड प्लांट से भी इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और वहाँ से आइडिया लिया जा सकता है। तो पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि मैन, प्रॉब्लम इज माय कप ऑफ टी वाज कोल्ड। प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है कि एक बंदे को चाय मिली तो वो चाय ठंडी थी, ये मसला आ गया। चाय तो गर्म होती है डेफिनेटली, ये मसला आ गया। अब उस मसले की क्या मेन वजह क्या हो सकती है? क्या वजह हो सकती है जी? सबसे पहले मैन को देखेंगे जिसने चाय बनाई होगी, उसने क्या वजह हो सकती है? उससे, उस बंदे की वजह से क्या वजह, कैसे? डिडंट टर्न कैटल ऑन, हो सकता है उसने कैटल ही ऑन ना की हो, वैसे ही उसने पानी भर के रखा और कैटल ऑन करना भूल गया हो, इसलिए चाय ठंडी रही हो। डिडंट प्लग कैटल इन, और हो सकता है उसने कैटल का स्विच ही ना लगाया हो। और डिडंट चेक टेम्परेचर, हो सकता है उसने कैटल का टेम्परेचर ही चेक ना किया। तो ये उस आदमी की वजह से हो सकता है कि चाय ठंडी रह गई, एक वजह। और फिर दूसरी मशीन की क्या वजह? अगर बंदे ने वो प्लग भी लगा, स्विच भी लगा दी, उसका ऑन भी कर दिया है, फिर कैटल एलिमेंट ब्रोकन, हो सकता है उसका जो एलिमेंट जो हीट करता है वो ब्रेक हो गया हो, तो मशीन की वजह से ये कॉज हो सकती है। कैटल प्लग फ्यूज़ ब्लोन, हो सकता है जो जहाँ पे वो जो प्लग फ्यूज़ है वो ब्लो कर गया हो, इस वजह से वो ना वर्क कर रही हो, या कैटल नॉट वर्किंग की वजह, ये भी हो सकती है। ये कॉजेज मैन और मशीन। मटीरियल, हो सकता है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल कर दिया हो चाय बनाने के लिए, काफ़ी ठंडा इस्तेमाल कर दिया हो, जो जिसको ज़्यादा हीट चाहिए और हमने इतनी हीट ना दी हो जो आमतौर पे हम प्रोसीजर देते हैं। और फिर मेथड में क्या है? चाय बनाने वाला जो है उसको कैटल इस्तेमाल करना ना आती हो, मेथड ठीक ना इस्तेमाल किया जा रहा हो, नो ट्रेनिंग या नो क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेशन।
ये एसओपीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इफेक्ट ये हुआ कि कप ऑफ टी वाज कोल्ड। तो ये इसी का डायग्राम में कॉजेस और इफेक्ट्स को रिलेट किया जा रहा है ताकि एक फिश बोन डायग्राम बनाई जा रही है। तो इसको एक और भी नाम दिया गया है, ये देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रूट कॉज फाइंडिंग। अच्छा बच्चों, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी को कह रहे हैं रूट कॉज फाइंड करना टेक्निक। ये इशिकावा डायग्राम जो है, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स शामिल किए, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड दैट लीड टू द गिवन सिचुएशन। इफेक्ट ये था कि कप ऑफ टी वाज कोल्ड। इट आइडेंटिफाइज मेजर कॉजेज एंड ब्रेक्स देम डाउन इनटू सब कॉजेज एंड फर्दर सब डिविजन। मेजर कॉज मैन और उसकी सब कॉजेज हो सकती हैं, मशीन और उसकी सब कॉजेज हो सकती हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? आइडेंटिफाइज वेरियस कॉज अफेक्टिंग अ प्रोसेस, मुख्तलिफ वजूहत सामने जाती हैं उस प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए। हेल्प ग्रुप इन रीचिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। तो इससे हमें एक कॉमन मसला क्या आ रहा है हर बार वो हमें पता चल सकता है। अगर हम उसको जाके रिव्यू करेंगे, उस सारे चीज़ को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये है जी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, यानी इशिकावा डायग्राम या फिर फिश बोन डायग्राम। नेक्स्ट है जी प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट या सिर्फ फ्लो चार्ट कह लें, इसको स्ट्रैटिफिकेशन भी कहते हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट जो है ये, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं अभी बोलूँगा, आप उनको साथ में लिख लीजिएगा। प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या है? ये तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं क्यूसी टूल। तीसरे नंबर पहले हम पढ़ चुके हैं चेक शीट और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट या फिर उसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। पहले तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल्स जो हैं इस्तेमाल करना होते हैं जब आप ड्रॉ करते हैं, तो उन सिंबल्स का मीनिंग भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में वही शामिल किया है। ये वाला सिंबल जो है ये ओवल है, इसका नाम ओवल है, और ये स्टार्ट या एंड बटन के तौर पर होती है किसी इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। इनपुट इसमें आ जाएगा, आउटपुट भी इसमें आ जाएगा। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनपुट किया वो इसमें लिखा जाएगा, आउटपुट हमें एंड के ऊपर के बनेगा वो भी इसमें लिखा जाएगा। तो स्टार्ट या एंड ऑफ प्रोसेस जो इस डायग्राम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट में जो शेप्स होती हैं वो मुख्तलिफ स्टेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उनकी शेप्स के मुताबिक ये डायग्राम मैंने यहाँ पर शामिल की है। अगर इस तरह की शेप है तो ये स्टार्ट या एंड के लिए है। ये क्या है? ओवल है, एंड ओवल रिप्रेजेंट्स अ स्टार्ट और एंड पॉइंट, यानी इनपुट और आउटपुट। फिर ये एरोस क्या है? अ लाइन इज अ कनेक्टर दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव स्टेप्स या शेप्स। दो शेप्स में आपस में कनेक्शन देने के लिए कि आप फॉरवर्ड जा रहे हैं या रिवर्स आ रहे हैं, ये पहला स्टेज क्या थी, दूसरी स्टेज क्या, तीसरी स्टेज क्या, तो कनेक्टर्स हम ये यूज़ करते हैं एरोस। इनपुट आउटपुट के लिए विद इन द स्टेजेस एक और भी शेप इस्तेमाल करें, इसको पैरेललोग्राम कह रहे हैं, रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट। और किसी विद इन द होल प्रोसीजर, किसी एक ख़ास प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। और कहीं पर अगर डिसीजन मेकिंग आ गई है फिर हम ये जो आपके पास शेप है रोम्बोहेड्रल टाइप, इसको आप यूज़ करते हैं। डायमंड इंडिकेट्स अ डिसीजन। तो इन जो सिंबल्स हैं या शेप्स हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं फ्लो चार्ट में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप किसी फ्लो चार्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। किसी फ्लो चार्ट जब आपके सामने आ जाएगा तो उसका मीनिंग वो क्या हमें बता रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी स्टडी का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट आपने नोट करने, गौर से सुन के। आप इसको हेडिंग दे सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। इंटरप्रिटेशन होता है ट्रांसलेशन, कि जो डायग्राम बनी है फ्लो चार्ट में, इस तरह की सिंबल्स बने हुए हैं, उनकी क्या ट्रांसलेशन का क्या मतलब है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट,
तो मैं बोलने लगा हूँ। पहला जो इंटरप्रिटेशन हो सकता है, डिटरमिन हु इज़ इन्वॉल्व। हमें फ्लो चार्ट से पता चलता है कि कौन कौन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो डिटरमिन हु इज़ इन्वॉल्व। नंबर 2 पे फॉर्म थीरीज अबाउट रूट कॉजेज। फॉर्म थीरीज अबाउट रूट कॉजेज, पहला पॉइंट था डिटरमिन हु इज़ इन्वॉल्व। दूसरा पॉइंट है फॉर्म थीरीज अबाउट रूट कॉजेज। फ्लो चार्ट से हम थीरीज डेवलप कर लेते हैं कि रूट कॉजेज क्या हो सकते हैं डिफेक्ट्स के। तीसरे नंबर पे आइडेंटिफाई वेज टू सिंप्लीफाई एंड रिफाइन। आइडेंटिफाई वेज टू सिंप्लीफाई एंड रिफाइन। चौथे नंबर पे डिटरमिन हाउ टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। डिटरमिन हाउ टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। पांचवें नंबर पे लोकेट कॉस्ट एडेड ओनली स्टेप्स। कॉस्ट, COST, कॉस्ट जो एक्सपेंस से मुताबिक है। लोकेट कॉस्ट एडेड ओनली स्टेप्स। लास्ट में प्रोवाइड ट्रेनिंग। अगर आप फ्लो चार्ट आपके सामने और आप ऑनर हैं किसी इंडस्ट्री के, तो आपको फ्लो चार्ट जो है आप ये खुद से सोचते हैं वो आइडियल, और एक प्रोडक्ट बनने के बाद आपको फ्लो चार्ट मिलता है। आपकी टीम से भी मिल सकता है, वो आप खुद भी बना सकते हैं। तो जो ऑनर होता है वो ये सोचकर वो फ्लो चार्ट बनाता है कि वो क्या चाहता है। वो अपनी थिंकिंग की बुनियाद पर फ्लो चार्ट बनाता है। तो ज़रूरी नहीं कि उसकी थिंकिंग जो है वो 100% एब्सोल्युटली अप्लाई हो जाए। जो रियल फ्लो चार्ट होता है, वो जो प्रोसेस अप्लाई होता है उसकी बुनियाद पर बना होता है। तो फ्लो चार्ट जो है वो दो तरह से दो टाइम पे बनाया जा सकता है। एक ऑनर की थिंकिंग हो सकती है और एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद बनाया जा सकता है। तो जब प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद जाएगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने 6 पॉइंट्स बोले, एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। डिटरमिन हु इज़ इन्वॉल्व, या पहले भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व होगा इसमें प्रोसेस में। फिर फॉर्म थीरीज अबाउट रूट कॉजेज, फिर आइडेंटिफाई वेज टू सिंप्लीफाई एंड रिफाइन, फिर डिटरमिन हाउ टू इम्प्लीमेंट चेंजेस, फिर लोकेट कॉस्ट एडेड ओनली स्टेप्स, फिर प्रोवाइड ट्रेनिंग। अब ये जो हमारे पास है फ्लो चार्ट, ये क्या है? ये बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस। पूरा प्रोसेस पहले स्टेज में क्या हुआ, एंड तक क्या हुआ, इनपुट से लेकर आउटपुट तक क्या होता रहा, ये एक छोटी सी डायग्राम में आप पूरे इंडस्ट्री के प्रोसेस को देख सकते हैं एक छोटे से पेज के ऊपर। इसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस। तो अगर आपसे MCQ पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग QC टूल इज द बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस, उसका जवाब होगा प्रोसेस फ्लो चार्ट। Here, a flow chart is a type of diagram that represents a process step by step with the help of various kind of box shapes and connecting these with arrows. वो box shapes आपको यहाँ बता दिए, उनको arrows के साथ connect करें। Gives an idea about conversion of input into output. Input से output जाते हुए आपको क्या क्या कवर करना पड़ता है, कितनी stages involve होती हैं, कहाँ कहाँ decision making है, कहाँ कहाँ पर कॉस्टली स्टेप्स कहाँ पर हैं, आसान वाले स्टेप्स कहाँ पर हैं, रिवर्सिबल कहाँ पे हैं, इरिवर्सिबल कहाँ पे हैं। तो ये आपको आइडिया मिल जाता है इस डायग्राम से। आइडेंटिफाई द वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो उनका भी आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं इस डायग्राम से। ये एक फ्लो चार्ट यहाँ मैंने शामिल किया है जिसमें प्रॉब्लम ये है, डिफेक्ट ये है कि लैम्प काम नहीं कर रहा, लैम्प डजंट वर्क। अब आप उसकी पॉसिबल कॉजेस जानना चाहते हैं तो आप एक फ्लो चार्ट से कैसे डिटरमिन कर पाएंगे डिफेक्ट की रूट कॉज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना ये है डिसीजन मेकिंग। आ गया देखिए, ये तो स्टार्ट हो गया ना, ये स्टार्ट है पैर वो ओवल शेप, ये डिसीजन मेकिंग आ गया। ये जो डायमंड शेप है, लैम्प प्लग्ड इन, क्या लैम्प को आपने स्विच उसका लगाया हुआ है? अगर तो नो,
तो मसला ही हल हो गया, प्लग इन लैम्प। अच्छा, अगर यस प्लग इन है तो फिर बल्ब बर्न आउट, हो सकता है उसके अंदर जो बल्ब है वो जल गया हो। अगर इसका जवाब है यस तो फिर बल्ब रिप्लेस कर लें, अगर इसका जवाब है नो तो फिर लैम्प को रिपेयर करेंगे। तो ये बड़ी सादा सी बात है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ से अगर ये स्टार्ट है ये एंड है, अगर नो था तो एंड हो गया, और अगर ये स्टार्ट है फिर ये डिसीजन मेकिंग है, फिर ये डिसीजन मेकिंग है, और फिर ये एंड है, बल्ब रिप्लेस हो गया। और अगर इनकी तरफ नहीं है तो फिर सीधा चलेंगे, स्टार्ट है डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, और ये फिर एंड है, और बीच में ये एरोज जो ये कनेक्टर्स हैं स्टेजेस के। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? इट गिव्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस और आइडेंटिफाई द स्टेप्स एंड मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस। कौन से स्टेप्स अप्लाई करने हैं, क्या मटेरियल चाहिए, ये भी हमें यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। हेल्प्स इन क्विकली एनालाइजिंग द प्रोसेस, मतलब ये एक बहुत शॉर्टकट वे है अपने प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए। कुछ और इसके पॉइंट्स जो मैंने यहाँ शामिल नहीं किए वो मैं बोल रहा हूँ, 3 पॉइंट्स और हैं, इसी में पर्पस में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। यस सर। हाँ जी, इसमें फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं, एक वो भी आप नोट कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन का आपको वो नज़र आए गई। तो इसमें 4 पॉइंट ये लिखने के, डिपिक्ट होता है पहले, प्रिडिक्ट करना जैसे होता है, डिपिक्ट फ्लो ऑफ स्टेप्स एंड नेचर। फ्लो ऑफ स्टेप्स और नेचर ऑफ प्रोसेस भी इसी से फ्लो चार्ट से पता चलता है। डिपिक्ट फ्लो ऑफ स्टेप्स एंड नेचर। फिर नेक्स्ट, analyze the real process irrespective of what the owner thinks. Analyze the real process irrespective of what the owner thinks. इसको मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि एक फ्लो चार्ट होता है जो इंडस्ट्री का मालिक जो होता है ना, वो सोच रहा होता है कि अच्छा मेरी इंडस्ट्री जब चलेगी ना तो ऐसे ऐसे काम होगा, तो उसके दिन में भी एक फ्लो चार्ट होता है कि स्टेप्स ऐसे होते हैं कि सुबह सुबह 6 बजे खुल जाएगी फैक्ट्री, सारे मजदूर इस तरह से यूनिफॉर्म में आएंगे, ये मशीनरी आके चलाएंगे, इतना मटेरियल इस्तेमाल होगा, इतना फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, उसको वहाँ पे भेजा जाएगा। तो वो एक उसकी थिंकिंग होती है, लेकिन रियल प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ना, प्रोसेस फ्लो चार्ट, ये क्या कहते हैं? एनालाइज द रियल प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द ओनर थिंक्स। और नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। हमें इनपुट भी नजर आ रहा होता है इसमें, आउटपुट भी नजर आ रहा है, बीच में जो स्टेजेस है, जो स्टेप्स हैं, क्या क्या करना है वो भी नजर आ रहा होता है। अच्छा जी, ये जो फ्लो चार्ट है, प्रोसेस फ्लो चार्ट है, इसमें जो ऑनर सोचता है उसका फ्लो चार्ट और जो रियल प्रोसेस, ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकते हैं। और समटाइम्स कुछ मैचिंग भी हो सकता है काम, लेकिन ज़्यादातर केसेस में बहुत डिफरेंट होता है। और इसको ड्रॉ करने के कई वेज होते हैं, कुछ सिंपल वाले होते हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स भी होते हैं जिसमें कई जगह पर डिसीजन मेकिंग आती है, वहाँ पे यस और नो के कई कनेक्टर्स बनते हैं, फिर उनको आगे हमें फर्दर लेके जाना होता है। अच्छा, इसमें फिर एक पॉइंट और भी है, वो भी सुन लेंगे कि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हमें एक सपोज दैट ये वाला आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे यस में रिप्लेस बल्ब में आगे एक नया फ्लो चार्ट भी आगे जा सकता है। डिसीजन मेकिंग के एक रिजल्ट से एक नया फ्लो चार्ट आगे एक्सपेंड कर सकता है, यानी स्टेप्स में भी फर्दर फ्लो चार्ट एक्सपेंड हो सकते हैं। और इसके कुछ खतरात भी हैं जी, कुछ डेंजर्स भी हैं, कुछ आप लिमिटेशंस कह लें। तो डेंजर्स या लिमिटेशंस की हेडिंग बना लें, वो भी आप देख लेंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ। फ्लो चार्ट जब बनाते हैं तो इसके कुछ डेंजर्स, कुछ लिमिटेशंस हैं, 2 हैं ख़ास तौर पे। एक पहला इसका डेंजर 1 है अजम्पशन ऑफ स्टेप्स। अजम्पशन ऑफ स्टेप्स मतलब आप फ्लो चार्ट को देख के नंबर ऑफ स्टेप्स अज्यूम कर लेते हैं, अच्छा जब भी हम ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे इतने स्टेप्स में होगा, लेकिन रियल प्रोसेस में हो सकता है
कि वो स्टेप्स आपको ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेंगे या समटाइम्स कम स्टेप्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने पहला बोला था अजम्पशन ऑफ स्टेप्स, दूसरे नंबर पे प्लॉट आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ यूज़र, प्लॉट आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ यूज़र, इसकी डेफिनेशन जो है प्लॉट आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ यूज़र, इसकी डेफिनेशन वो ये सुन लेंगे ज़रा। इफ़ द एनालिस्ट डजेंट ओन द प्रोसेस द चार्ट मे नॉट बी टू हेल्पफुल। इसमें ये होता है कि जो एनालिस्ट है वो जो ऑनर की थिंकिंग है उससे वो इत्तेफाक ना रखता हो, तो फिर इसको नाम दिया गया प्लॉट आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ यूज़र, क्योंकि यूज़ जो करना है वो एनालिस्ट ने करना है और जो मेड है वो तो ऑनर का है, तो हो सकता है वो इत्तेफाक ना रखता हो, तो फिर इसमें भी मसाइल आ सकते हैं। तो एक्चुअली ये डेंजर जो है ना ये है कि फ़्लो चार्ट पहले बना लिया जाए रियल प्रोसेस से पहले। तो एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि फ़्लो चार्ट जो है वो पहले भी बनाया जा सकता है ऑनर की थिंकिंग की बुनियाद पर। समटाइम्स ऐसे ही होता है कि एक ऑनर जो होता है वो लोगों को एक टीम कंपनी को बिठाता है, सेमिनार करता है और कहता है कि मुझे इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए और ये वाली टेक्निक इस तरह से आप चलेंगे, तो वहाँ पे एक फ़्लो चार्ट बन जाता है। वो ऑनर की थिंकिंग होती है, यानी रियल प्रोसेस को परफॉर्म करने से पहले ये एक फ़्लो चार्ट बन गया। फिर एक प्रोसेस परफॉर्म होता है, उसका फ़्लो चार्ट उसको रियल प्रोसेस या प्रोसेस फ़्लो चार्ट करते हैं। फिर उनके कंपैरिजन में जो डेंजर्स हैं वो दो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि एक तो assumptions of steps और दूसरा plot out the control of user। अच्छा भाई, कितने हमने पढ़ लिए QC टूल्स, जल्दी से बता दीजिए कितने पढ़ लिए? हेलो 3 हो गए। 3, एक हो गया चेक शीट, दूसरा हो गया इशिकावा डायग्राम, और कॉज एंड तीसरा हो गया इफेक्ट। हाँ, यस, और तीसरा हो गया प्रोसेस कौन फ्लो सा? चार्ट। यस, प्रोसेस फ्लो चार्ट। अब आ गया जी पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस बस आखिरी ये पढ़ेंगे आज क्योंकि टाइम भी ख़त्म होने को है। ये जो पैरेटो एनालिसिस है इसके बारे में पॉइंट लिख लेंगे कुछ पहले इंट्रोडक्शन में। वो ये है कि अल्फ्रेडो पैरेटो वॉज एन इकोनॉमिस्ट। ये बंदा इकोनॉमिक्स का माहिर था जिसने ये आइडिया दिया पैरेटो एनालिसिस का या पैरेटो चार्ट्स का। तो अल्फ्रेडो पैरेटो वॉज एन इकोनॉमिस्ट। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अब मैं सेंटेंस एक पूरा लिखवाता हूँ, वो लिख लीजिएगा। अल्फ्रेडो पैरेटो वॉज एन इकोनॉमिस्ट who noted that a few people controlled most of a nation's wealth। अल्फ्रेडो पैरेटो ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि किसी कंट्री की जो वेल्थ होती है वो सारे लोगों में इक्वली डिवाइडेड नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर जो वेल्थ है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी कुछ 12 फैमिलीज़ हैं जिनके पास पूरे पाकिस्तान की वेल्थ है, पैसा, पूरे पाकिस्तान का पैसा 12 फैमिलीज़ में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी सारे गरीब हैं। तो एक्चुअली ये 80-20 रूल है, ये पैरेटो हाइपोथेसिस भी कहलाता है। ये 80-20 रूल है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैंने जो एक सेंटेंस बोला बच्चों एक बार फिर सुन लेंगे कि अल्फ्रेडो पैरेटो वॉज एन इकोनॉमिस्ट who noted that a few people controlled most of a nation's wealth। It is called Pareto's law। एक्सप्रेशन पैरेटोज लॉ, ये जो स्टेटमेंट बोली गई है, ये ख़ास तौर पर बिजनेस में भी अप्लाई होता है, ये यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में भी अप्लाई होता है। इवन उसने पैरेटो ने ये कहा था कि ये जो लोगों के आपस में ताल्लुकात होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए भी ये अप्लाई होता है। डेफिनेटली किसी मुल्क की इकोनॉमी और मईशत के ऊपर भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो पैरेटोज एनालिसिस जो है ये 80-20 रूल की बुनियाद पर है, और 80-20 रूल पैरेटोज लॉ भी है, जिसमें सीधी सी बात ये है कि उसने कहा कि किसी भी मुल्क में
जो टोटल वेल्थ है उसका ज़्यादातर हिस्सा 80% हिस्सा 20% लोगों के पास होता है। गौर सुनना, किसी भी कंट्री की टोटल वेल्थ का 80% पार्ट उस मुल्क की 20% पॉपुलेशन के पास होता है, इसलिए इसको 80-20 रूल कहते हैं। ये पैरेटोस का कॉन्सेप्ट था, अल्फ्रेडो पैरेटो का, जो एक इकोनॉमिस्ट था, उसने ये डिज़ाइन किया। मैंने जो बोला है फिर से, किसी मुल्क की जो टोटल वेल्थ है उसका 80% 20% पॉपुलेशन के पास होता है, और जो वेल्थ का 20% है वो बाकी 80% पॉपुलेशन के पास होता है। कोई बच्चा समझाएगा मुझे कोई कि ये मैंने क्या बोला है, क्या बताया पैरेटोस लॉ को? जी सर, आपने सर आपने कहा कि बताया एक कि पॉपुलेशन, बोले बोले, कोई एक लड़का भी बोल रहा था, उस लड़के को भी बोलने का मौका दें। द बॉय स्टूडेंट। सर आपने बोला कि अल्फ्रेडो पैरेटो एक जो है ना इकोनॉमिस्ट था, जिसने ये एक रूल बनाया था, तो जिसमें उसने ये बताया था कि किसी भी नेशंस के में जो 80-20 रूल अप्लाई होता है कि जो उसकी जो ज़्यादातर इकोनॉमी होती है, वेल्थ होती है, वो उन लोगों पे डिपेंड करती है। तो जो 80% जो मतलब वेल्थ होगी किसी भी नेशन की, वो 20% जो लोग होंगे वो उनके पास होगी, और बाकी जो 20% होगी वो दूसरे बाकी जितनी भी 80% आबादी होगी उनके पास। जी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब 20% लोग अमीर होंगे और 80% लोग गरीब होंगे। ये पैरेटो लॉ यस है सर। किसी भी मुल्क में। 20% लोग अमीर होंगे, 80% गरीब होंगे, ये 80-20 रूल कहलाता है। उसी बुनियाद पर हमने इसको इसमें एनालिसिस में भी अप्लाई करना है, क्वालिटी कंट्रोल में भी इसके लॉ को अप्लाई किया गया है। ये मैंने आपको जनरल मीनिंग बोला है पैरेटो लॉ का। अब इसको हमने इसमें क्वालिटी कंट्रोल में किस तरह से लेके आना है, ये हम फिर इंशाल्लाह कल इसको देखेंगे। और हमने एक्चुअली अप्लाई तो नहीं करना, हम तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, तो ज़्यादा हम नहीं दूर जा रहे। तो आज के दिन में